नमस्कार मित्रों, हार्ट अटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिस तरीके से ये राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और उसमें सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष केंद्र के स्तर पे मैं अगर बात करूं तो एक ऐसी कशमकश और संघर्ष चल रहा है जो रोचक भी है और थोड़ा सा उसके बारे में सोचना भी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। अभी ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरीके से एक पोलिंग बूथ पर पहुंचती हैं और वहां पर पहुंचकर वो राज्यपाल को फ़ोन करती हैं और राज्यपाल को फ़ोन करने के बाद बिल्कुल सुचारू रूप से, व्यवस्थित तरीके से, साफ सुथरे तरीके से चुनाव कराने और उसको सुनिश्चित करने के लिए गुहार लगाती हैं और उसके बाद राज्यपाल भी आश्वस्त करते हैं कि ऐसा ही होगा। एक तरीके से उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया। तो ये सारी बातों का मतलब सिर्फ इतना है कि एक मुख्यमंत्री एक पोलिंग बूथ पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद वो धरने पर बैठती है। तो ये स्थिति तब है जब दूसरे फेज में जो चुनाव हुआ बंगाल में 82% के करीब हुआ और मेरा अनुमान भी था कि 83 से 84% तक ये मतदान हो सकता है। इसके बारे में ममता दीदी ने नहीं सोचा, लेकिन एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से अपने वोटर्स को और अपने समर्थकों को उत्साहित करने के लिए, उनको एग्रेशन में लाने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया जो उन्होंने किया। लेकिन बात सिर्फ बंगाल तक ही नहीं है, असम में भी कुछ ऐसा हुआ है जिससे साफ लगता है कि 70% से अधिक 2 चरणों के मतदान में बीजेपी जिस तरह से आश्वस्त है, उससे कांग्रेस और यूडीएफ जिस तरीके से एक महागठबंधन के तौर पर ये एक साथ वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लगने लगा है कि वो भाजपा से सत्ता छीन नहीं पाएंगे और इसलिए ईवीएम के दुरुपयोग का एक बड़ा आरोप जो है वो लगा दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और आरोप लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता महासचिव प्रियंका गांधी ने। और ये आरोप लगाने के बाद उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि अब समय आ गया है कि ईवीएम के प्रयोग के बारे में सोचा जाए। ये क्या कारण है कि जब विपक्ष की पार्टियां चुनाव हारने लगती हैं या उनको हारने का अंदेशा होने लगता है तो ईवीएम पर सवाल उठा दिया जाता है। और ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद ऐसा बताया जा रहा है, खबरों में भी आ रहा है कि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी है, तो सेल्फ आइसोलेट कर लिया है प्रियंका गांधी ने। और खबर के मुताबिक अब वो फिलहाल जब तक आइसोलेशन में रहेंगी तो न तो असम के चुनाव प्रचार जो बाकी जगह पर बचे हैं वहाँ जाएंगी और न ही अन्य राज्यों में जाएंगी। बड़ा सवाल उठता है कि ये सेल्फ आइसोलेशन, जबकि वो कोरोना निगेटिव उनकी रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सलाह पर वो ऐसा कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा गेम खेलने के बाद और असम में काफ़ी सक्रिय रहने के बाद प्रियंका गांधी को लगने लगा है कि बहुत कुछ बचा नहीं है अब कांग्रेस और एआईयूडीएफ के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ भी खेला होना था वो भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर वो खेला, अर्थात पॉजिटिव वे में अगर लिया जाए तो कर दिया है। क्योंकि एआईयूडीएफ ने जिस तरीके से वहाँ पर गमसा प्रकरण जो है उसके अपमान का प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठा दिया, वो एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो है वो भाजपा के साथ लोगों का जुड़ा है। अब रही बात कि जिस तरीके से ईवीएम प्रकरण पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और उन्होंने सीधे सीधे ये बात भी की कि ईवीएम को एक तरह से भाजपा ने दुरुपयोग किस तरीके से किया, वो घटना उन्होंने करीमगंज के एक विधानसभा क्षेत्र से ईवीएम जो है एक भाजपा नेता की गाड़ी में पाई गई और इसके बाद मुद्दा उठा दिया गया कि भाजपा इसका दुरुपयोग कर रही थी, गाड़ी में इसलिए लादा गया था क्योंकि ईवीएम की सेटिंग अपने हिसाब से की जा सके, वोटों की संख्या बढ़ाई जा सके। वो सारी बातें
अंदेशे वाली जो है, जो आशंकाओं वाली है, वो इस तरीके से स्प्रेड की गई कि असम के करीमगंज में स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई और गाड़ी को घेर लिया गया। जबकि हालांकि चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की है, 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, पीठासीन अधिकारी से भी सवाल पूछ लिए गए हैं और जानकारी के मुताबिक एक पोलिंग बूथ पर फिर से वोटिंग भी की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि वहां पर जब उस गाड़ी को घेरा गया, जो भाजपा नेता ने जिसको लिफ्ट दी थी, क्योंकि इस पोलिंग बूथ से जब गाड़ी जा रही थी तो पूरा जो ईवीएम का सेट था वो गाड़ी खराब हो गई और ऐसा बयान भी दिया गया उन अधिकारियों की तरफ से कि इसके बाद उधर से गाड़ी भाजपा के नेता की थी, उससे लिफ्ट मांगी गई थी और उन्होंने लिफ्ट दिया था। इसको किसी तरीके से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में प्रियंका गांधी ने पेश किया और उन्होंने ट्वीट किया कि क्या कारण है कि पूरे देश में जहां चुनाव होते हैं अक्सर ईवीएम में गड़बड़ी या ईवीएम का कोई मामला होता है तो वो भाजपा के लिए ही लोग जो है उसको सपोर्ट करते हैं और अंत में वो इन प्रकार जीत जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी ने एक अच्छा मौका ढूंढा। कम से कम आसाम में जो स्थिति होने वाली है कांग्रेस की, और स्थिति ये होने वाली है कि कांग्रेस वहां पर सत्ता में नहीं आने जा रही, ये कन्फर्म है। क्योंकि जिस हिसाब से वहां पर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, खास करके वहां पर जिस तरीके से एनआरसी के मुद्दे और अवैध बांग्लादेशियों के घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा को एक बड़ा एज मिला है और जिन चाय बागानों के कामगारों को लेकर के प्रियंका गांधी ने इतने फोटोशूट कराए थे, वहाँ के बागान में काम करने वाले लोगों की जो प्रतिक्रिया रही वो भाजपा के प्रति इस कदर पॉजिटिविटी के साथ जुड़ी कि उससे कांग्रेस और एआईयूडीएफ को लगने लगा है कि वोटों के ध्रुवीकरण और विकास के उन कार्यों पर जिस पर 5 साल में भाजपा ने फोकस किया है वो जनता से इस कदर कनेक्ट कर रही है कि अब बहुत कुछ बचा नहीं है असम में। तो इसलिए ईवीएम पर जो ठीकरा है वो फोड़ दिया गया ताकि इसके माध्यम से कम ये बताने की कोशिश की जा सके कि भाजपा ने बंगाल में तो अभी कितनी बातें आएंगी देखते रहिएगा और वो ईवीएम पे भी सवाल वहां भी उठना शुरू हो गया है। तो बंगाल और असम में जो भाजपा ने गेन किया 2 मई के बाद जो विपक्ष मुद्दा बनाएगा उसमें ईवीएम के प्रयोग पर सोचे जाने की बात कही जाएगी। क्यों कही जाएगी? क्योंकि प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में इस तरह की बात कही, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि इस ट्वीट के बाद प्रियंका गांधी सेल्फ आइसोलेशन में चली गई और ये कहते हुए कि उनके पति को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है, इसलिए सेल्फ आइसोलेशन में जाने का वो निर्णय ले रही हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि डॉक्टरों के निगेटिव रिपोर्ट मिलने के बाद भी उन्होंने अपने आप को चुनाव प्रचार से दूर कर लिया। तो आसाम में उनको क्या मिला और आसाम की जो वस्तुस्थिति है चुनाव की और चुनाव प्रचार के दौरान उनको जो फीडबैक मिला है वो समझ चुकी हैं कि बदरुद्दीन अजमल के अर्थात जो एआईयूडीएफ के चीफ हैं और कांग्रेस के सहयोगी हैं उनके ट्रैप में किस तरीके से कांग्रेस जो है एक स्टेपनी बन करके रह गई। कांग्रेस की अपनी वहां कोई भूमिका नहीं है और बदरुद्दीन अजमल के कारण वहां वोटों का ध्रुवीकरण उस कदर हुआ जो भाजपा के लिए उसके विकास कार्यों के मुद्दे के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्ट किया है, उनको पॉजिटिविटी देने के लिए भाजपा को एक पार्टी के रूप में। और इस पॉजिटिविटी में भाजपा जो है वो अच्छे मतों से और अच्छे मार्जिन से हर सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत तगड़ी फाइट है, उस फाइट को इस तरह से नज़दीकी बनाया जाए ऐसा नहीं लगा। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि कांग्रेस एक स्टेपनी पार्टी की भूमिका में रह गई और शायद इसीलिए इस तरह का जो ट्वीट आया है कि असम में किस तरीके से वेजा इस्तेमाल किया गया ईवीएम का और किस तरीके से भाजपा के एक नेता की गाड़ी में वो ईवीएम ले जाया जा रहा था और उसके बाद ईवीएम थेफ्ट का एक कहते हैं कि ट्रेंड भी चल गया। लेकिन इससे
आसाम की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आसाम की जनता ने 5 साल के कार्यों को देखा है, समझा है। और अगर विपक्ष में इतना दमखम है तो कांग्रेस और AIUDF अभी भी एक चरण के बाकी चुनाव में कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले ही प्रियंका गांधी सेल्फ आइसोलेशन में चली गई हैं और अब वो चुनाव प्रचार के लिए असम में नहीं उतरेंगी। ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस ये समझ चुकी है कि असम के रिजल्ट क्या आने वाले हैं, लेकिन रिजल्ट आने से पहले अपने फेस सेविंग मोड को ज़्यादा प्रभावी करने के लिए कांग्रेस की जो कहते हैं समझदार ये नेता प्रियंका गांधी ने अपने EVM चोरी वाले ट्वीट से काफ़ी कुछ हासिल करने की कोशिश की है, ताकि 2 मई के दिन या इसके पहले जो भी एग्जिट पोल्स वगैरह हों वहाँ कांग्रेस की स्थिति को बेहतर बताया जा सके। इसके लिए एक बड़ा हथियार EVM के दुरुपयोग का बनाया जा सकता है। ये प्रियंका गांधी, और हो सकता है कि इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी निर्देश मिला हो, इसलिए ये ट्वीट उन्होंने प्रभावी किया और इसको बाकायदा वायरल किया गया और ये ट्वीट ट्रेंड में भी रहा। तो इतना ज़रूर है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आसाम का चुनाव हो या बंगाल में तो खैर प्रियंका और राहुल पहुँचे ही नहीं। और एक बड़ा मुद्दा है कि क्यों नहीं पहुँचे, क्योंकि बंगाल में सब कुछ तय कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। अब वो EVM पर कब ठीकरा फोड़ते हैं, अभी तो खैर वो ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। ये और बात है कि ममता बनर्जी भविष्य में 2 मई के बाद जब खाली हो जाएंगी तो उनको दिल्ली की गद्दी से मोदी को हटाने के लिए एक मुहिम चलाने के लिए एक स्पेस लेना है, इसलिए वो पत्र लिख रही हैं। और उस पत्र का जवाब भी कांग्रेस की तरफ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत पॉजिटिव वे में दिया जा रहा है, क्योंकि ममता जैसी तेज तर्रार और ज़मीनी नेता की ज़रूरत है जो किसी मुद्दे को बिना मतलब का सड़क से लेकर के संसद तक उठाए। ममता इसके लिए है और इसीलिए मैं मानता हूँ कि खैर इस चुनाव में वो बिना मतलब शब्द का मुझे यूज़ करना पड़ा, अदरवाइज़ मैं मानता हूँ कि कम से कम प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के मुकाबले 100 गुना अधिक ताकतवर और ज़मीनी नेता ममता बनर्जी हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने इस बार भूल कर दी। लेकिन EVM पर वो भी ठीकरा अब फोड़ने वाली हैं, वो धीरे धीरे उसका भी माहौल बन रहा है। लेकिन उसके पहले प्रियंका गांधी ने असम में EVM के दुरुपयोग का ठीकरा फोड़कर ये एक बार फिर आह्वान किया है कि अब ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि EVM का इस्तेमाल चुनाव में कितना जायज़ है। इस वीडियो में इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज हार्ट टॉक इंडिया पर आप हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।